तो आप सारे के सारे बच्चे इस वर्ड फ्रिक्शन वर्ड को जानते हैं. सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रिक्शन? चलिए एक लाइन में अगर आप बता सके तो फ्रिक्शन, आपको अगर किसी को फ्रिक्शन बताना हो या समझाना हो. ओके, सो इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स. ओके, एक्सेप्टेबल. तो फ्रिक्शन एक फोर्स होता है. और कुछ और कोई इंफॉर्मेशन फ्रिक्शन के बारे में? टू फोर्सेस एक्टिंग अगेंस्ट ईच अदर. ओके, provides smoothness to the body. Force which exists between object and the surface. Okay. Heat producing. Okay, तो उससे heat produce होता है. When two contact forces are acting opposite to each other, force resisting relative motions already. Okay, force act opposing resistance to motion. Grinding, very good. Grinding के time पे frictional force होता है. Pranav, the question is, what do you understand by friction? What is your understanding of friction? Opposing force. Great. तो देखिए सभी लोगों ने जो उनका point of understanding था, that has been mentioned. तो बेसिक जो आप बता रहे हैं, इनफैक्ट हर एक जन जो वो बेसिक बात पे आ रहा है, इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर निकल के आ रहा है, that is, it is an opposing force. Correct. So whenever one body tends to move over the other body, or we can say whenever there is relative motion between two bodies in contact, तो फ्रिक्शनल फोर्स एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है. बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन नहीं हो सकते. देखो दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फ्रिक्शन है क्या? यहां पर फ्रिक्शन नहीं है. तो दो बॉडीज जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ही फ्रिक्शन होता है, ऐसा नहीं है. दे नीड टू बी इन कांटेक्ट विद ईच अदर. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स. अब कैसा एक्ट करता है? वो हमेशा मोशन के डायरेक्शन को अपोज करता है. तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इंपेंडिंग मोशन या जिस तरफ मोशन होने वाला है उसको हमेशा वो क्या करेगा? अपोज करेगा. तो जब आप फ्रिक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, पेज 109 पे आपको वो उधर बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल करके दिया है, तो उसको आप मार्क कर लीजिए. वो हो जाएगा आपका डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन. तो क्या है भाई डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? आप देख लीजिए. सो व्हेनेवर देयर इज an opposing force, yeah, force which opposes relative motion between two bodies in contact. So दो bodies कैसा होना चाहिए? They must be in contact with each other. तो ही frictional force act करेगा, otherwise frictional force act होने वाला नहीं है. तो ये आपने 8th स्टैंडर्ड में ही सीख लिया था. ये जानकारी आपके पास 8th स्टैंडर्ड से है. अब 8th स्टैंडर्ड में जो हमने नहीं सीखा था या उस टाइम पे जो हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था, वो है ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन. ये फ्रिक्शनल फोर्स आया कहां से? एक बहुत लॉजिकल सी बात देखिए. ये एक सरफेस है आपके पास, ये दूसरा बॉडी आपके पास, टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट. एक बॉडी को दूसरे बॉडी पे मूव होना है, तो भाई ये फ्रिक्शन कहां से बीच में आ रहा है? ये फ्रिक्शन का कॉज क्या है? अपने को कुछ दिख रहा है क्या? कोई कॉज दिखाई दे रहा है? तो नॉर्मली अपने को कुछ नहीं दिखाई देता. बट जब आप ये दोनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में है इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे. ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स,
So now what we are doing is origin of friction. फ्रिक्शन आया कहां से या फ्रिक्शन प्रोड्यूस कहां से होता है? तो ये जो मेरे दो सरफेसेस हैं, इसको जब देखा जाएगा तो ये अपने को ऐसा दिखाई देगा। ये सरफेस नंबर 1 और ये सरफेस नंबर 2, ये आपका फर्स्ट बॉडी, ये आपका सेकंड बॉडी। यहां पर तो अपने को एकदम प्लेन दिखाई दे रहा था, but when it is observed under a powerful microscope, it is observed that it comprises of projections and depressions. ये मैंने थोड़ा आपको और बड़ा करके दिखा दिया। So it is comprising of projections and depressions. So these projections, they are also known as ये जो प्रोजेक्शन है इसको बोलते हैं हिल्स। They are known as hills and the depressions are known as dales. ये और एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, अलग अलग वर्ड्स है ये। तो कहीं कहीं बुक्स में आप पढ़ेंगे प्रोजेक्शन डिप्रेशन, कोई कोई बुक लिख के देगा आपको हिल्स एंड डेल्स, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना। हिल मतलब जो ऊपर पार्ट जाएगा वो हिल है, प्रोजेक्शन। डेल इज सम डिप, सो द डेल रिप्रेजेंट्स अ डिप और अ डिप्रेशन। अब दोनों सरफेसेस में ऐसे प्रोजेक्शंस एंड डिप्रेशंस हैं, तो क्या होगा? अपर सरफेस का प्रोजेक्शन will get interlocked in the depression of the lower surface. तो यहां पर जो अपने को नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो है इन दोनों सरफेसेस के प्रोजेक्शंस और डिप्रेशंस के interlocking. Now please remember this word, this is the most useful word. तो जो मेरा पहला रीजन है, so the first reason for this frictional force is interlocking of projections and the depressions which are existing between the two surfaces. तो ये अपने नॉर्मल आई को दिखाई नहीं देता है, इसलिए देख के हमको कोई कारण ही समझ में नहीं आता कि भाई फ्रिक्शन होना क्यों चाहिए, तो इस वजह से फ्रिक्शन होता है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉज which is the interlocking between the upper surface and the lower surface. अब ये जो इंटरलॉकिंग हो गया है, मतलब ये क्या है? एक का प्रोजेक्शन दूसरे के डिप्रेशन में फिट हो गया है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, we have applied some force, let us say P is my applied force, और ये जो P का वैल्यू है ये इस इंटरलॉकिंग के वैल्यू से कम है। Now once again let us put in some numbers तो समझ में आपको हो जाएगा। तो अगर हम ये जो इंटरलॉकिंग का ये जो आपका इंटरलॉकिंग का फोर्स है, this interlocking force is 5 Newton and we have applied a force of 2 Newton. अब बताओ क्या ये बॉडी मूव होगा? यस नो? जल्दी जल्दी होगा नहीं होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये बॉडी मूव नहीं होगा, शाबाश। 2 न्यूटन का अपन ने कर दिया 4 न्यूटन, क्या ये बॉडी मूव होगा? 4 न्यूटन पे भी ये बॉडी मूव नहीं होगा। तो जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स कम से कम
5 न्यूटन का नहीं पहुंचेगा तब तक ये बॉडी मूव होने वाला नहीं है। ये बॉडी कब मूव होगा? व्हेन वी रीच 5 न्यूटन, तब ये बॉडी जस्ट मूव होने वाला है, तब तक ये बॉडी मूव होने वाला नहीं है। तो रीजन नंबर 1 समझ में आया? सो रीजन नंबर 1 इज इंटरलॉकिंग। ओके, नाउ देयर इज वन मोर रीजन टू इट। तो ये पूरा का पूरा 5 न्यूटन इंटरलॉकिंग का नहीं है, एक और कारण इसमें जुड़ा हुआ है। अब वो दूसरा कारण क्या है? आप सभी लोगों ने फेविकॉल का डब्बा देखा है, ट्यूब या डब्बा जो भी है। उस फेविकॉल के डब्बे पे लिखा होता है, हाँ भाई कोई बता सकता है क्या लिखा होता है फेविकॉल के अलावा? वेरी गुड निशा, बहुत बढ़िया। एडेसिव, एक्सीलेंट निशा, अंकिता, वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉर्डन, अनवित, शाबाश। तो उस पे लिखा होता है एडेसिव, यस कौस्तुभ। तो एडेसिव मतलब क्या? चलिए, हम लोग बचपन से देख रहे हैं फेविकॉल और उस पे लिखा है एडेसिव। तो एडेसिव मतलब क्या? Okay, adhesive is a type of glue. Okay, that is what is one of the understandings. Great. Anybody else with anything else about adhesive? Type of glue, sticky. Okay. Come on, come on, come on, students. तो वो तो जोकर गम भी आता है ना, जोकर गम। तो हम क्यों नहीं उस पे लिखते एडिसिव? काइंड ऑफ स्टिकी, ग्रिप बनाने के लिए। ओके ओके, वेरी गुड जॉर्डन। जो अलग अलग मटेरियल को स्टिक कर सकता है, वेरी गुड जानवी। सो स्टूडेंट्स, दैट एडिसिव वर्ड, नहीं अंकिता, आई गॉट इट, दैट मीनिंग ऑफ ग्लू, गम, स्टिकी, फिक्सेटिव इज ग्रेट, वो तो उसका काम हो गया। बट एडिसिव एंड सी देयर आर टू वर्ड्स, वन वर्ड इज कोहेसिव and the second word is adhesive. तो कोहेसिव और एडिसिव ऐसे दो वर्ड्स होते हैं। कोहेसिव कब यूज होता है और एडिसिव कब यूज होता है? फेविकॉल में व्हेन दे राइट एडिसिव, व्हाट दे मीन टू से इज दिस लिक्विड और दिस स्टिकी फ्लूइड हैज द प्रॉपर्टी टू स्टिक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। आप पेज ले लो, आप कार्डबोर्ड ले लो, चिपका दो, ठीक है। सो दे कैन स्टिक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेसेस। इस समय जो मैं मार्कर से इस व्हाइट बोर्ड पे लिख पा रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ द एडिसिव प्रॉपर्टी। पर ये जो मैं कंटिन्यूअस लाइन बना पा रहा हूं, ये जो मैंने ऐसे किया, तो ये जो कंटिन्यूटी मुझे मिल रहा है, that is because of the cohesive nature of the ink. So cohesive क्या होता है? जो force of attraction between two same molecules रहेगा। तो आपने देखा होगा वो नोट जब गिनते हैं बैंक में, या जो पेजेस वगैरह पे आप करते हो, तो ऐसा बहुत जन को ऐसा ऐसा करके फिर करना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ है? तो जो आपके दो नोट हैं, बंडल के जो आपके नोट हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं। अब ये जो नोट एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, ये है कोहेसिव। व्हाई? बिकॉज दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। उसके बीच में किसी ने गम लगाया है क्या भाई चिपकाने के लिए? नहीं, बट स्टिल दे आर हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और वो एक दूसरे को चिपक गए। अपने बुक के पेजेस ये जब एक दूसरे को चिपक जाते हैं तो वो क्या है? वो है कोहेसिव। और अगर अलग अलग सरफेसेस है, जैसे अभी मैंने आपको बताया व्हाइट बोर्ड और मार्कर, ये क्या हुआ? ये हुआ एडिसिव। तो स्टूडेंट्स, आपको कोहेसिव और एडिसिव इसका मीनिंग समझ में आया सबको?
करेक्ट, न्यू बुक के पेजेस, यस। नहीं, ऐसा नहीं है, पुराना बुक भी होगा, बहुत दिन से खोला नहीं होगा, तभी भी होता है। ओके, तो कोहेसिव एंड एडिसिव, pages of the book would be adhesive. Why, beta? Yes, both are part of friction only. यहां पर मैं आपको पहले नाम समझा रहा था, कोहेसिव किसको बोलते हैं और एडिसिव किसको बोलते हैं। जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव। पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं एडिसिव। और दोनों को कंबाइन जब आप कर देते हो तो आप इसको बोलते हो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। So they are my intermolecular forces. तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कोहेसिव या फिर एडिसिव। एडिसिव मतलब दो अलग अलग सब्सटेंस। अब हम लोग ये क्यों बात कर रहे हैं कि यार कोहेसिव एडिसिव इसके ऊपर इतना क्यों बात हो रहा है, हम तो फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप दो सरफेसेस को एक के ऊपर एक या इन कांटेक्ट लाते हो तो या तो वो दोनों सेम मटेरियल के होंगे या फिर वो दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के होंगे। तीसरा कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या? लकड़ा लकड़ा, है ना, ग्लास लकड़ा या ग्लास लकड़ा। तो आइदर ग्लास ग्लास, तो आइदर बोथ आर सेम और बोथ कैन बी डिफरेंट। तीसरा ऑप्शन है ही नहीं यहां पर। तो जब भी आप कोई भी दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट होगा। अब वो या तो कोहेसिव हो सकता है या फिर एडिसिव हो सकता है। कोहेसिव कब होगा? लकड़ा लकड़ा या ग्लास ग्लास, मतलब दोनों बॉडीज सेम टाइप, दैट इज कोहेसिव। एंड व्हेन द टू बॉडीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, तो ये ऊपर वाला वुडन ब्लॉक है और ये ग्लास का टेबल है, तो आपका फोर्स कौन सा होगा? एडिसिव फोर्स जेनरेट होगा। तो अपार्ट फ्रॉम इंटरलॉकिंग जो मेरा दूसरा रीजन है दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो मेरे दो सरफेसेस हैं ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या तो कोहेसिव फोर्स की मदद से या फिर एडिसिव फोर्स की मदद से। और इसी वजह से जब हमको इस बॉडी को खींचना है, मूव कराने के लिए जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो एक रुका हुआ बॉडी तुरंत मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेगा, आपको ये फोर्सेस जो है वो तोड़ना पड़ेगा। तो जब तक आपका अप्लाइड फोर्स इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बड़ा नहीं होगा तब तक ये बॉडी मूव होने वाला नहीं है। तो ये बॉडी कब मूव होगा? व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द इंटरलॉकिंग प्लस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो तब जाके ये मूवमेंट शुरू होगा। ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स? तो फ्रिक्शन का कारण क्या है? फ्रिक्शन के दो कारण हैं, एक है इंटरलॉकिंग और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज विच आर इन कॉन्टैक्ट। तो जब हम इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही ये बॉडी मूव होगा, तब तक ये बॉडी मूव होने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन।
तो theoretically this is an important question. Now let's come to the different types of friction. फ्रिक्शन 3 टाइप का रहता है. कौन सा? सबसे पहले जिसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन. वेरी गुड तन्वी, शाबाश. ओके, हाँ. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रिक्शन इन सॉलिड्स. हम लोग यहाँ पर सिर्फ सॉलिड्स के फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट डीलिंग इन लिक्विड्स एंड गैसेस. सो दिस इज द फर्स्ट वन, स्टैटिक. सेकेंड वन का नाम है काइनेटिक. काइनेटिक का दूसरा नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. शाबाश ब्रह्मजोत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ब्रह्मजोत. यस, करेक्ट आंसर. और बहुत बढ़िया, तीसरा भी नाम बहुत सही है. तीसरे का नाम है रोलिंग फ्रिक्शन. वेरी गुड अश्वी, वेरी गुड. सो स्टूडेंट्स, 3 टाइप का फ्रिक्शन है. स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक या फिर उसको स्लाइडिंग भी बोलते हैं, और तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन. अब देखिए, ये जो दोनों हैं, इसको डायनामिक भी बोल सकते हैं. डायनामिक मतलब मूविंग. तो सबसे पहले जो मेरा नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, इसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. वो उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है. स्टैटिक बहुत आराम से समझ में आ जाता है अपने को, बट व्हेन दे टेंड टू यूज द वर्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो देन देयर इज सम कंफ्यूजन कि अरे ये कौन सा फोर्स आ गया. तो लिमिटिंग मतलब the force which is not allowing the body to move. So that is why it is known as the limiting force of friction. So ये होता है हमारा static friction. अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, एंड आई वांट यू पीपल टू थिंक कि ऐसा क्यों होगा. ठीक है? Static friction is greater than kinetic friction is greater than rolling friction. Now I just want you people to think, and if at all you can answer this, I will be really happy. Concept का बात है, conceptual understanding है ये, और कुछ नहीं. तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू उससे कम होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू उससे भी कम होता है. Brahmjot, why? My question is why? ये तो जो मैंने इधर लिखा उसको तूने वर्ड्स में लिख दिया. आई एम आस्किंग यू व्हाई दिस इज ट्रू, और हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि हाँ भाई ये बराबर है, ऐसा ही होता होगा, या ये लाइन सही है, क्यों? नहीं साक्षी, नहीं, दैट कैन नॉट बी द एक्सप्लेनेशन फॉर इट. वेरी गुड अक्षन, वेरी गुड आदित्य. Okay, very good Tanvi. Very good Puneet, AK, प्रथमेश. ग्रेट. चलिए, तो आपने दिमाग चलाना शुरू कर दिया, शाबाश. It might have more force. तो जब देखिए, इससे आप ये तो समझ गए कि अगर आप लोग सोचना चाहें, अगर आप सोच के आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं.
करेक्ट है। ये लिखने के पहले आपको शायद ये बात नहीं मालूम होगी, बट जितना अपन ने इधर ये स्टोरी सुना है, इस स्टोरी को अगर आप यहाँ यूटिलाइज करते हो तो बड़े आराम से आप आंसर दे सकते हो। चलिए, नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन दिस टू यू। बहुत आराम से, बहुत प्यार से अपने को समझ में आएगा। 2 मिनट ध्यान दीजिए। लेट अस से ये बॉडी है, ये रुका हुआ बॉडी है। तो फिलहाल जब ये इनिशियली एक रुका हुआ बॉडी है तो ये हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पर जैसा हम लोग ने नंबर्स लिया था, वी विल स्टिल स्टिक टू द सेम नंबर कि अपने पास टोटल 5, दे आर हैविंग 5 न्यूटन का फोर्स। लेट अस से इंटरलॉकिंग के वजह से 3 न्यूटन है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से 2 न्यूटन है। तो यहाँ पर इस रुके हुए बॉडी के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ गया मेरे पास? 5 न्यूटन। मतलब 4.9 भी दूंगा तो ये बॉडी हिलने वाला नहीं है। जैसे ही आपने 5 किया वैसे ही क्या होगा? इंटरलॉकिंग टूटना, वो तो 3 के बाद शुरू हो ही गया था। तो जैसे ही आपका टोटल 5 क्रॉस हुआ, यू विल फाइंड कि इंटरलॉकिंग खत्म। इंटरलॉकिंग क्या था? प्रोजेक्शन अटका हुआ इन डिप्रेशन। सो ये प्रोजेक्शन अटका हुआ इन डिप्रेशन टूट गया। अब ये जो रुका के रखा था यहाँ पे, वो हट गया और ये मोशन शुरू हो गया। तो जैसे ही मोशन की शुरुआत होगी, जैसे ही बॉडी मूवमेंट शुरू करेगा या स्लाइडिंग शुरू करेगा, तो ये हो गया खत्म। तो आपका ये जो 3 न्यूटन आपको अटका रहा था, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि सब एक साथ में नहीं निकले हो, कुछ कुछ रह रहे हो, तो मे बी दिस रिड्यूसेस टू 1। So now I just need 2 + 1, maybe 3 न्यूटन्स। तो मोशन शुरू होने के पहले बॉडी को मूव करने के लिए मुझे कितने की जरूरत थी? 5 की। बट जैसे ही मोशन शुरू हो गया, अब मुझे कितने की जरूरत है? 3 की। नाउ ये था स्लाइडिंग बॉडी के लिए, ये बॉडी स्लाइड हो रहा है। बट इसी बॉडी को अगर आपने रोलिंग करना शुरू करा दिया, तो देखिए जैसे ही आप रोलिंग कराएंगे, ओके, सपोज ये आपका बॉडी है, ये बॉडी इस समय ऐसा है। सो ऑब्जर्व द एरिया इन कॉन्टैक्ट। क्योंकि आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो जितना मॉलिक्यूल ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहेगा उतना ज्यादा फोर्स। अब जब ये रोल हो रहा है, रोल होता है मतलब ये ऐसा जाएगा, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द एरिया और द मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कांटेक्ट डिक्रीज हो गया। तो रोलिंग में यू विल फाइंड दैट व्हेनेवर अ बॉडी इज इन रोलिंग मोशन, उसका पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट जो है स्लाइडिंग में ज्यादा रहता है और रोलिंग बॉडी का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होता है। देयरफॉर जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा और इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन का वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से और भी कम हो जाएगा। तो बोलो भाई, समझ में आई क्या बात? सबसे बड़ा स्टैटिक, उसके बाद काइनेटिक या स्लाइडिंग, और सबसे छोटा रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। एक्सप्लेन व्हाई। ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। एक्सप्लेन व्हाई द फ्रिक्शनल फोर्स is said to be a self adjusting force। उसको self adjusting force क्यों बोलते हैं? ये एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है एग्जामिनर्स का।
तो अब देखिए कैसा होता है, क्या करने का, बहुत इजीली उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला डायग्राम ऐसा बना दिया आपने, ये आपने P दिखाया, अभी तक हमने फ्रिक्शन दिखाया नहीं था। देखिए फ्रिक्शन आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स, बॉडी रुका हुआ है, ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। Is it possible that instead of adhesive or cohesive force, a repelling force between the surface is present? आप ल्यूब्रिकेशन जो करते हो, जो गाड़ियों के इंजन ऑयल, जो आजकल आप देखते हो कि सब बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स आते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट के लिए, इंजन ऑयल्स जो आते हैं, तो वो इंजन ऑयल का फंक्शन क्या है? कार में क्या होता है, सिलेंडर के ऊपर चलता है। सिलेंडर किससे बना हुआ है? मेटल से बना हुआ है। तो ये जो मेटल्स है, इसके बीच में आपने जब ल्यूब्रिकेशन डाल दिया या ऑयलिंग कर दिया, उसको अच्छे से आपने ऑयलिंग कर दिया, वो शटर्स भी होते हैं, शटर्स को खोलने बंद करने के लिए उसको ग्रीसिंग किया जाता है, तो उसका पर्पस यही होता है, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। तो बेसिकली ऐसा हम ये तो नहीं बोल सकते कि वो अपोजिंग फोर्स रहता है, बट हम ये बोल सकते हैं कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है, they are never shown to be of repulsive nature, they are always attractive in nature, either cohesive or adhesive, but intermolecular forces का जो theory है, it is always showing attraction between the two molecules। अब वो अगर चार्ज हो जाएगा बॉडी, या तो फिर उसके लिए आपको वो दोनों बॉडीज को चार्ज करना पड़ेगा, और वो भी सेम चार्ज करना पड़ेगा, सो दैट दे मे रिपेल ईच अदर। ओके, तो यहाँ पर हम थे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स पे। तो वो सेल्फ एडजस्टिंग क्यों है भाई? देखिए पहला डायग्राम ऐसा बना दो, और दूसरे डायग्राम में आप क्या करो, सेम बॉडी दिखाओ, ये आपका P है, आपने दिखा दिया FS इधर। नहीं, नॉट बिकॉज इट इज एट रेस्ट। सी, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपने आप चेंज हो गया। अपन ने बोला कि इसको अरे पहले मैं राइट जा रहा हूँ, फ्रिक्शन तू लेफ्ट जा, नहीं। यहाँ पर अपन बोल रहे हैं अरे मैं अभी लेफ्ट जा रहा हूँ, फ्रिक्शन तू राइट में जा, नहीं। तो अपने को फ्रिक्शन को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे, तो अपन पहले से बोलते हैं क्या, अरे रोड मैं अभी टर्न मार रहा हूँ, नहीं ना। आप तो गाड़ी चला लेते हो, वो फ्रिक्शन अपने आप अपना कंपोनेंट अंदर घुमा देता है। सो फ्रिक्शन को आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई आप राइट जाओ, आप लेफ्ट जाओ। फ्रिक्शन अपने आप मोशन के डायरेक्शन के हिसाब से अपने डायरेक्शन को एडजस्ट कर लेता है। उसको किसी भी तरह का कोई इंटीमेशन, कोई वार्निंग, कोई इंफॉर्मेशन अपने को देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स is said to be a self-adjusting force. So according to the applied force, frictional force अपने आप को adjust कर लेता है। आपका applied force right, तो frictional force left। आपका applied force left, तो frictional force right। आपका applied force down, तो frictional force ऊपर। आपका applied force ऊपर, तो frictional force नीचे। So ये friction का सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फ्रिक्शन से रिलेटेड बहुत बेसिक